जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 10 की साइंस पढ़ा रहा हूं। क्लास 10 की साइंस में अभी तक मैंने फिजिक्स वाले पार्ट से प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश है क्या, इसको खूब अच्छी तरीके से समझाया। अपवर्तन, लेंस, लेंस पर पढ़ने के बाद उसका प्रतिबिंब का बनना, दर्पण पर पढ़ने के बाद उसका प्रतिबिंब का बनना, उसके न्यूमेरिकल, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न सबको खूब अच्छी तरीके से सॉल्व किया। अब हम आगे देखते हैं। अगली चैप्टर का नाम है हमारे मानव नेत्र। मानव नेत्र में ये क्या क्या होती है, इसको पहले खूब अच्छी तरीके से जान ले। मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र है क्या। मानव नेत्र एक समंजन क्षमता है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है ना। फोकस दूरी बदलने की कैसे, देखिए कभी हम दूर का देखते हैं तो दूर का आंख ऊंचा करके देख लेते हैं, नजदीक का देखना होता है, बारीक देखना होता है तब भी देख लेते हैं। तो ये एक समंजन क्षमता है। इसी समंजन क्षमता के साथ हम जो देखते हैं उसी को मानव नेत्र कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। मानव नेत्र एक बहुत बड़ा प्राकृतिक यंत्र है जो हमें कुछ भी देखने या उसको बताने में महसूस करता है या बताने में मदद करता है, ठीक है ना। अब मानव नेत्र के अंदर ऐसे 11 चरण होते हैं जो इन 11 चरण हमें मदद करने में हमारी सहायता करते हैं। क्या क्या पहले है, सबसे पहले एक बार चित्र को हम समझ जाएं फिर उसके बाद समझ लेते हैं। देखिए मानव नेत्र का ये चित्र आपके सामने दिख रहा है जिसपे ये सबसे मजबूत परत, ये जो येलो रंग की ये पीली दिख रही है, ये नीली टाइप की, ये जो नीली है, ये नीली, ये सबसे मजबूत परत होती है। सबसे मजबूत परत ये नीली वाली होती है। यही हमारी आंखों की रक्षा करती है। क्लियर है इतनी बात। यही अगर कभी देखो कोई थप्पड़ मार दे या कभी बॉल लग जाए या कभी धूलवश किसी भी कारणवश कुछ दिक्कतें हो जाती है तो यही हमारी मदद करती है कि हमारी आंख को सेफ रखने में। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारी, अब ये कार्निया, ये कार्निया, कार्निया भी हमारी दृढ़ पटल से जुड़ी होती है। प्रकाश की किरण यहीं से होकर जाती है। ये पारदर्शी होता है और प्रकाश की किरण यहीं से होकर जाती है। फिर इसके बाद इसका रेटिना, रेटिना ये क्या करता है, हम जो वस्तु देखते हैं, जो वस्तु देखते हैं हम, जैसे मान लो कि हम ये देखें, अब इसका ये पेन है, ये किसको पता होगा मस्तिष्क में, तो ये जाकर रेटिना पर प्रकाश की किरण पड़ती है तभी हमें पता चली कि ये पेन ही है, नहीं तो मैं समझता ये लकड़ी है, ठीक है ना। तो ये रेटिना पर जाकर इस पर प्रतिबिंब बनती है। रेटिना हमारी ये सबसे लास्ट वाली परत है जो लेंस से होकर गुजरेगी, यहाँ पड़ेगी, पड़ने के बाद यहीं पर आके रेटिना पर पड़ेगी। अभी जब हम प्रतिबिंब का बनना बताएंगे ना तब समझ में आ जाएगी। और ठीक है ना, बस यही जानते रहे ना, रेटिना पर ही पड़ती है तभी हमारी प्रतिबिंब बनती है। क्लियर है। अब इसके बाद ये जो दो द्रव हैं, ये काचाभ द्रव और जलीय द्रव, ये वैसे तो कई भाषाओं में कहा जाता है कि पुरुषों के पास जो होता है ये जलीय द्रव बहुत कम होता है, और ये तो एक गांव की बात होती है कि कम होता है। एक्चुअली पुरुषों के पास जो जो औरतें तुरंत जस्ट रो देती हैं, कोई बात हो तुरंत रोने लगी, तो उनको कहा जाता है कि उनके पास ये जलीय द्रव बहुत होता है, आगे रहता है तुरंत गिरने लगता है। और ये पुरुषों के पास काचाभ द्रव होता है, ये बहुत अंदर होता है, जल्दी निकलता नहीं, तो ये गाढ़ा होता है बहुत। अब ये लोगों की बात है, इसे हम क्या कहें, है ना। तो ये जलीय द्रव, काचाभ द्रव, अब ये द्रव हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए मदद करते हैं। भाई अंदर द्रव है तो ये किसी ना किसी काम के तो आएंगे ही, है ना। तो यही सब देखने के लिए, यही सब समझने के लिए हम आगे देखते हैं कि हमारा आइरिस देखते हैं। आइरिस क्या है, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, है ना। इसको मैंने समझा ही दिया, है ना, जिसे आइरिस कहते हैं। अब पुतली तथा नेत्र तारा, इसको खूब अच्छी तरीके से समझना है कि आइरिस क्या है। आइरिस एक कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, जैसा मैंने अभी समझा दिया। फिर पुतली तथा नेत्र तारा क्या होती है, ये आइरिस के बीच में एक मोटा छिद्र होता है जिसे पुतली तथा नेत्र तारा कहते हैं,
ठीक है ना, या गोले तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर लेंस पर पड़ती है। पुतली अंधेरे में बड़ी तथा उजाले में छोटी होती है। यह प्रक्रिया मांसपेशियों द्वारा होता है। मैंने बताया ना, ये पुतली जो होती है, जो वहां पे दिखाई देती है ना काले रंग की, क्या जिसमें बीच वाली जो काला काला है उसी के बीच में देखो काले रंग की दिखाई देती है ना छोड़ की, ये अंधेरे में अपने आप बड़ी हो जाती है और उजाले में अपने आप छोटी हो जाती है। ये भगवान का बनाया हुआ बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है ना, इसको ध्यान देना। और फिर इसके बाद नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है कि अच्छा, ये सारी प्रक्रिया जो छोटी बड़ी होती है मैंने बता दिया, ये सारी प्रक्रिया मांसपेशियों द्वारा ही होता है ना, मांसपेशियों द्वारा ही होता है, क्योंकि मांसपेशियां ही बटोरती है, सिकोड़ती है और यही एक काम और करती है, यही फोकस दूरी को भी बदलती है। कैसे? जब हमें दूर का देखना होता है दूर के लिए, नजदीक का देखना होता है नजदीक के लिए, ये काम करती है। इतनी बात समझ गए, है ना। और फिर इसके बाद नेत्र लेंस। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या नेत्र लेंस की, इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा अगले की अधिक होती है। पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा आगे की अधिक होती है। इसमें जो अपवर्तनांक होता है, इनके मध्य का अपवर्तनांक 1.44 होता है। क्लियर है इतनी बात? इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम आगे हम काचाभ द्रव और जलीय द्रव को बताएं। जलीय द्रव जैसे अभी मैंने समझा दिया था, ये कहा जाता है कि जलीय द्रव ये पुरुषों में कम होता है और औरतों में अधिक होता है, क्योंकि तुरंत रोने लगती हैं, पता नहीं अब। लेकिन फिलहाल जलीय द्रव क्या होता है, ये कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। ये देखो, ये जो द्रव भरा हुआ है इसी को कहते हैं जलीय द्रव। ठीक है ना। और फिर इसके बाद काचाभ द्रव। ये जो द्रव इसमें भरा होता है, ये मांसपेशियों, मैंने बाद में बता चुकी, इसका स्थान नहीं दिख रहा था, तो ये जो कसी हुई होती है इसको मांसपेशियां कहते हैं। मांसपेशियों को यहाँ नहीं दिखाना था, यहाँ पूरा द्रव भरा रहता है, उसे कहते हैं काचाभ द्रव। यहाँ पर काचाभ द्रव भरा रहता है, काचाभ द्रव भरा रहता है। ठीक है ना, यहाँ काचाभ द्रव भरा रहता है। आप लोगों के पास अगर जगह हो तो इस मांसपेशियों को कहीं ऊपर लिख लेना, यहाँ कहीं ऊपर ले जाकर लिख दे क्या? हाँ, ध्यान देना है। अब क्या है, काचाभ द्रव लेंस के ठीक पीछे दृश्य पटल तक यानी रेटिना तक का स्थान एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। अब रेटिना क्या होता है? रेटिना मैंने बता दिया, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये क्रोइड के पहले, ये क्रोइड के बाद, यानी क्रोइड या रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होता है। देखिए, रक्तक पटल झिल्ली के ठीक नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है। ठीक है ना। अब पीत बिंदु क्या होती है? लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। अब पीत बिंदु पर ही ये जो रेटिना से प्रतिबिंब बनी है ना, चमकीला और रंगीन दिखाई देता है ना, नहीं तो हम ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे। ठीक है ना, अगर कोई किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे, सफेद काला दिखाई दे, समझ लो उनका क्या खराब है, पीत बिंदु। प्रकाश की किरण जब यहाँ से प्रतिबिंब बनती है तो इसी पर पड़ती है, प्रतिबिंब बनने के बाद तभी रंगीन दिखाई पड़ती है। ठीक है ना। अब फिर इसके बाद अंधबिंदु। अंधबिंदु जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, उसे अंधबिंदु कहते हैं। अब जब रेटिना से प्रकाश की किरण हो गई है कि वस्तु देख लिया है मैंने, ये पेन देख लिया है काली है, अब ये प्रकाश सीधा जाएगी मस्तिष्क में प्रकाश सिराओं के माध्यम से, ये जाकर बताती है, जाके सीधा चली जाएगी, बताएगी काला पेन देख लिया, लाल पेन देख लिया, ये जाकर बताती है रेटिना से निकलने के बाद, है ना। तो यही बताती है कौन? अंध बिंदु। ठीक है ना, अंध बिंदु।
समझ गए इस बात को। तो इस तरह से मानव नेत्र को हम खूब अच्छी तरीके से समझ गए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी इससे पूछ लिया जाए तो आप बखूबी खूब अच्छी तरीके से बता सकते हो। समझ गए इस बात को। एक बार इसका भी जल्दी सा स्क्रीन सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। प्रतिबिंब का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इनको दोनों को एक ही फिगर में समझाऊंगा, तब बेहतर समझ में आएगी। दोनों को समझना, ठीक है ना। समझ गया इस बात को। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। अब देखते हैं नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। अब एक बार समझ लेते हैं कैसे प्रतिबिंब बनती है, नेत्र में कौन सी प्रतिबिंब बनती है, कैसी बनती है, ये सब जानना। कई बार पूछ लेते हैं भैया हम ये जो वस्तु देखे हैं ये हमारे आंख पर प्रतिबिंब जानते हो दो प्रकार की बनती है, वास्तविक और आभासी, रियल और वर्चुअल, ये बनती है ना। तो अब किसी वस्तु को देख रहे हैं तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, सीधा बनेगी या डाइवर्ज बनेगी, तो उल्टा बनेगी। तो ये कैसे पता होगा, यही बताने के लिए मान लो अब दूर नजदीक ये बात नहीं होती, सभी वस्तु उसी तरह होगी। किस एक वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलेगी लेंस पर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात रेटिना पर जाकर पड़ेगी, तथा दूसरी किरण लेंस पर जाकर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात रेटिना पर जाकर पड़ेगी, है ना। तो जहां पर दो किरणें एक दूसरे रेटिना पर ही काटेगी, जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मानव नेत्र में वस्तु द्वारा देखा गया प्रतिबिंब उल्टा बनता है रेटिना पर, फिर वापस जब आता है तो रेटिना से लेंस के माध्यम से हमें यह सीधा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो ये रेटिना पर जब पड़ता है तो उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उल्टा बनता है, और वो भी वास्तविक। वो भी कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए। हाँ, क्या समझे। जब वस्तु से जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण मानव नेत्र पर पड़ती है तो मानव नेत्र पे लेंस के माध्यम से आगे जाकर रेटिना पर पड़ती है। दूसरी किरण भी जब रेटिना पर जाकर पड़ती है तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती है रेटिना पर, जहां पर काटती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु से उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। क्लियर है इतनी बात। इसे हम पूरी तरह लिख लेंगे। अब दूसरी बात, मानव नेत्र की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता। ये फोकस दूरी समंजन क्षमता क्या होती है। फोकस दूरी मैंने बताया ना, मानव नेत्र एक समंजन क्षमता होती है जिसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। मानव नेत्र में स्पष्ट स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे हमारी आंख अगर एकदम सही है तो 25 सेंटीमीटर तक हम पूरी तरह से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कैसे देखो, अब जब कभी आप नेत्र हॉस्पिटल गए हैं, अगर किसी के साथ गए हो तो देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब टाइप का कुछ बना रखा रहता है, तो उसी को कहते हैं कि उसे देखो क्या लिखा है, किधर कटा है ना। वो 25 सेंटीमीटर, अगर आंख सही है तो उसमें सब दिखाई पड़ेगी, छोटा भी बड़ा भी सब दिखाई पड़ेगी। अगर दिक्कत है, छोटे वाले में दिक्कत है या बड़े वाले में दिक्कत है, तो उसी तरह लेंस लगा देते हैं तो आराम से समझ में आ जाती है। अब किसमें कौन सा लेंस लगेगा इसी को समझने के लिए हम दृष्टि दोष समझते हैं, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ जान लेना, इसमें आप वही निकले हुए जैसे मैंने समझाया कि वस्तु से कोई प्रकाश की किरण लेंस पर जाकर पड़ती है, पड़ने के पश्चात रेटिना पे पड़ती है, तथा दूसरी किरण लेंस से निकलने के बाद रेटिना के जिस बिंदु पर पड़ती है वहीं पर प्रतिबिंब का वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है तथा वास्तविक प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसे आप लिख लोगे। फिर इसके बाद फोकस दूरी समंजन क्षमता, जिस तरह बताया, इसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर होती है। बाकी देखने की क्षमता ये अनंत होती है ना, जो स्वस्थ आंख के लिए अनंत होती है, कहीं तक भी देख सकते हैं। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कि आप यहां तक अगर देख ले रहे हो, आंख सही है तो आप अनंत तक कहीं भी तक भी देख सकते हो। अगर यही देखने में दिक्कत है तो भैया अनंतों तक नहीं देख पाओगे।
है ना। अगर देख लिए तो अनंत तक, नहीं तो बात घर तक, ठीक है ना। तो फिर ये बात समझना। फिर इसके बाद हम दृष्टि दोष को समझते हैं। बस ये बात ध्यान देना कि प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर जाकर जब पड़ती है तभी प्रतिबिंब बनती है, तो इसी को दृष्टि दोष हम समझाते हैं। ना ये मानव दृष्टि दोष तथा निवारण। मानव नेत्र में दृष्टि दोष, तो मानव दृष्टि दोष ये जो देखने में दिक्कतें होती हैं। कोई कहता है भैया हमें दूर की नहीं दिख रही है, कोई कहता है हमें नजदीक की नहीं दिख रही है, कोई कहता है कि भैया हमें लंबा लंबा नहीं दिख रहा है, कोई कहता है हमें लेटे हुए व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, कोई कहता है हमको रतिया में नहीं दिख रहा है, कोई कहता है हमको सब करिया करिया दिख रहा है, कोई कहता है मुझे गोर तो दिखेगा ही नहीं। तो ऐसी समस्याओं को जानने के लिए हम देखते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष ये जान लीजिए चुटकियों में आपको सब करना है, ठीक है ना। अब कहाँ प्रतिबिंब बनेगी कहाँ नहीं, कि दृष्टि दोष में आगे बन जा रही है पीछे बन जा रही है, ये आप नहीं कर पा रहे हो। मेन आपको दो चीजें, ये दोनों में से ये दोनों भाई साहब ऐसे हैं कि दोनों में से एक आएंगे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में। ये दोनों भाई साहब ऐसे हैं कि एक साहब को दे देते हैं। तो आप इनका निवारण जानने के लिए बस ध्यान देना, आपको क्या करना है, ध्यान दो। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, है ना। जबकि लिखा गया निकट दृष्टि दोष, निकट की ना दिखनी चाहिए, है ना। ऐसा शब्दों से ऐसा होता है, समझे। तो मतलब इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है निकट दृष्टि दोष। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निकट दृष्टि निकट देखने वाला दोष है, समस्या है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा भैया करना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, अब निकट की वस्तुएं कहाँ, 25 सेंटीमीटर के पहले, है ना। 25 सेंटीमीटर के पहले वस्तु दिखाई देगी, 25 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखाई देगी। तब उसको देखने के लिए एक ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको लगा दोगे तो आपको निकट और दूर दोनों की दिखाई देने लगेगी। क्लियर है इतनी बात, है ना। और फिर इसके बाद इसी तरह दूर दृष्टि है, दूर दृष्टि में दूर की दिखाई देती है, नजदीक की नहीं दिखाई देती। दूर की मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मतलब 25 सेंटीमीटर के दूर दिखाई देगी, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं दिखाई देगी। इसके निवारण के लिए एक ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको लगा दोगे तो आपको दूर और नजदीक दोनों दिखाई देगी। इसका इतना समझने के लिए बस इतना समझ गए हो तो बस लेंस के निवारण के बारे में आपको करना है। देखो आपको अगर निकट दृष्टि दोष आ जाए, पहले समझ लो, चित्र आपके दिमाग पे अभी बैठा दूंगा पूरी तरीके से, ये दिमाग पे आ जाए तो देखो पहले कारण लिखना, कारण पहले नहीं, कारण से पहले आप दृष्टि दोष लिखना। क्या कहोगे, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष, इसे आप लिखोगे तो कैसे होगा, इसमें लिखोगे इससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अधिक की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फिर हेडिंग डाल देना निवारण, नहीं फिर कारण। अब इसमें कारण क्या होता है, ध्यान से समझो भैया। कारण ये जिसे अभी प्रतिबिंब का बनना बताया था ना, इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ये नेत्र है ना, ये लेंस है, ठीक है ना। अब इसमें ये 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु है, ये 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु है, ओ डैश ओ डैश, ध्यान से समझना, है ना। तो कारण क्या होगा, इससे जब वस्तु जाएगी तो ये सीधा रेटिना पर पड़ जाएगी, तब तो ये दिखाई दे देती है हमें, है ना। लेकिन जैसे ही दूर की जाएगी, दूर की जाती है तो ये बीच में कहीं एक दूसरे को काट देती है। जब बीच में कहीं काट देती है तो भैया इसका प्रतिबिंब बीच में काट देती है
पहले काट देती है। तो इसको निवारण में कारण में लिखोगे दूर दृष्टि, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु जब देखता है तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु से निकली किरणों का प्रतिबिंब बीच में ही कहीं बन जाती है। इसलिए दूर स्थित, भाई जहां काटेगी वही प्रतिबिंब बनेगी, और जब तक रेटिना पर नहीं पड़ेगी तब तक दिखाई नहीं पड़ेगी, तो पहले ही काट देती है। तो इसके निवारण के लिए फिर इसका निवारण डाल देना, बस आप यही इतना कर दोगे, अब तो आपका पूरी तरीके सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब निकट, ध्यान से समझना, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में ये पहले काट देती है, और दूर दृष्टि दोष में, मान लो दूर दृष्टि दोष का यहां बना दे रहा हूं, मान लो दूर दृष्टि दोष का, ये दूर दृष्टि दोष है, ये निकट वाला, दूर वाला तो प्रतिबिंब पे बनेगा, रेटिना पर ही, है ना, यहीं पर बनेगी, है ना। लेकिन नजदीक वाला जब देखोगे तो ये बाहर कहीं जाके रेटिना के पीछे कहीं बनती है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति का प्रतिबिंब कहीं रेटिना के पीछे जाकर बनती है। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे रहना, निकट दृष्टि वाला जो कारण होता है प्रतिबिंब बीच में बनता है, और दूर दृष्टि दोष वाला मस्तिष्क के पीछे यानी रेटिना के पीछे बनता है। जब रेटिना के पीछे बन गया तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, और रेटिना के पहले बन गया तब भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो दोनों दोष पीड़ित हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना भैया। तो अब इसका निवारण पे आ जाओ। देखो यही आपको करना है, कारण में मान लो नहीं, कारण दिमाग पे रख लेना, ये बात बता दिया ना। कारण क्या होता है कि इसमें निकट में प्रतिबिंब पहले बन जाती है और दूर में प्रतिबिंब बाद में बनती है ना, समझ गए। तो अब यही इतना करने के बाद इसका कारण और निवारण तो समझ गए ना। अब निवारण में रट्टा मारना नहीं है। सभी बच्चे कभी कोई अवतल लिख देता है, कभी उत्तल लिख देता है, रट्टा मारते हैं, हो सकता है भूल भी जाए बच्चे, क्या दिक्कत है, भूल भी सकते हैं, है ना। तो देखिए एक बात याद रखोगे ना, निकट दृष्टि दोष, ये हमारा ये फार्मूला दिमाग में बैठा ही लेना भैया। ये फार्मूला, ये क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? नाडू। क्या लिखा है? नाडू, है ना। इसी में सब नंबर करता है भैया। अब ध्यान देना, ये तो याद रहेगी ना नाडू। देखो निकट दृष्टि दोष, यन से निकट, यन से निकट, निकट के लिए लगाओगे अवतल, डी से दूर, दूर के लिए लगाओगे उत्तल, है ना, समझ गए। यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो हमें प्रतिबिंब सही दिखाई देगी, नजदीक दूर दोनों। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे, ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जिससे वस्तु हमें दोनों दिखाई देगी। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट रखोगे, फिर से एक बार समझ लो, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या होता है? कारण इसकी प्रतिबिंब रेटिना के पहले कहीं बन जाती है। निवारण में क्या लिखोगे? निवारण में इसमें एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जिससे हमें नजदीक तथा दूर दोनों दिखाई देगी। ठीक है ना। इसी तरह दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका कारण क्या होगा? दूर की वस्तुएं तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है लेकिन नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बनता है। किरण पीछे काटती है तो कहां प्रतिबिंब बनेगी? ठीक है ना। इसलिए नजदीक की नहीं दिखाई देती। तो इसके निवारण के लिए हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो हमें पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे, बार बार ये समझना। नाडू याद रहनी चाहिए आज से। नाडू यन से निकट और ए से अवतल। निकट के लिए क्या करोगे? अवतल। डी से दूर और ई से ऊ से उत्तल, है ना। ये कॉन्सेप्ट रखे रहोगे ना दिमाग में। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो
फिर इसके बाद हम एक एक करके पूरा लिखवा दे, ये कॉन्सेप्ट बैठ गई ना। अच्छा, फिर उसके बाद बता दे ये जरा दूरदर्शिता क्या होती है। जरा दूरदर्शिता, ये जरा दूरदर्शिता जिसे वृद्ध हो जाते हैं तो इनको ना नजदीक दिखाई देती है ना दूरवई का दिखाई देती है कि हमारा नतिया अभी यही था कहाँ चला गया, है ना। तो वो ढूंढने लगते हैं, नाती यहीं बैठ गया है ना, छुप गया बगल में ही कहीं, तो नहीं दिखाई देता, परेशान करते हैं दादा को, है ना, नाती परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, द्विउत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, द्विउत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से उन्हें पूरी दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाइए अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होती है, ये कुछ व्यक्तियों को या तो लंबा लंबा दिखाई देगा या तो लेटा लेटा दिखाई देगा, है ना। तो ऐसी समस्या के लिए फिर इनको एक बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब बेलनाकार लेंस लग जाएगा ना तो भैया इनका एक नियमित समय हो जाएगा आंख खुलने की। बेलनाकार लेंस मुर्गे में लगा होता है, मुर्गियों में। ये आज भी देखो 4 बजे उठ जाती है निश्चित समय पर, है ना, उठते ही कुकड़ू बस कू, है ना, इनका निश्चित समय होता है ना। तो बेलनाकार जब लेंस लग जाएगी तो भैया वो उसका समय एक निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आ जाइए वर्णता। इसमें ये भैया ये कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें कलर का जिसे रतौंधी जिसे कहते हैं, हाँ वही ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस वही है, किसमें कहते हैं कि रतौंधी वाली बीमारी है, ठीक है ना। फिर इससे डॉक्टर को समस्या बताओगे कि हमें गोरा गोरा दिख रहा है, काला काला नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं, जो भी है ये समस्या जानने के लिए डॉक्टर से मिलोगे तो इसकी निवारण हो जाएगा। और फिर उसके बाद मोतिया बिंदु, ये जो हमारी ये तीज बिंदु होती है, इसी पर आकर एक एक दुधिया कलर का परत चढ़ जाता है, तो भैया हमें यह समस्या हो जाती है, फिर हमें दिखना बंद हो जाता है। फिर इसके लिए भी डॉक्टर से परामर्श लेकर के हम पूरा करते हैं। फिर एक बार इसको कर लो, फिर इसका एक एक करके हम लिखवाएंगे, समझ गए ना। वैसे करना चाहोगे तो आप बखूबी यहीं से कंप्लीट कर सकते हो, जितना समझा दिया हूं आप बखूबी अपने आप में भी एक हिम्मत रखना, अपने आप में भी करना, इसको पूरी तरीके जैसे समझाया हूं ऐसे डालना आप, कि पहले डालना निकट दृष्टि दोष, फिर कारण, फिर उसके बाद निवारण, है ना, समझ गए। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो ना तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलो, हाँ, और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है तो कमेंट करना भूल जा रहे हो, लाइक भी देना भूल जा रहे हो। इतनी दमदार क्लास और कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है ना। थोड़ा दोस्तों तक शेयर कीजिए, बताइए और फिर आइए, ठीक है ना। जय हिंद।